बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का सेकंड टॉपिक लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम सब जानते थे कि हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रो ले लिया था, ये टेबल हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक एटम बनाते हैं और इसी तरीके से ऑर्गेनाइज सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसी तरीके से चलते जाते हैं तो एक कम्युनिटी डेवलप होती है, इकोसिस्टम बनता है और सब चीज़ें जो इनको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को अगर आप मिलकर देखें तो सारे एक बायोस्फीयर को बना देते हैं। अब देखते हैं कि इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल क्या है। हम लोग दुनिया में जगह जगह एक मैटर देखते हैं और जो मैटर होता है कि वो होता है एटम का बना होता है और एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सिंपल यूनिट्स होते हैं जो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग यूनिट्स को, ये नॉन लिविंग मैटर को बना देते हैं। और एटम 3 चीज़ों का बना होता है। मोस्टली सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं। ये मैंने आपको शो भी किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं। इसके अलावा न्यूट्रॉन इस तरह का 3 से 4 5 अगली क्लासेस में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी बहुत से होते हैं। नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, वो आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल मॉलिक्यूल्स के नाम पे शो कर रहे हैं कि इसमें हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे लेकिन वो मॉलिक्यूल्स के लेवल पर होगा। और हम सब ये जानते हैं जो ऑर्गेनिज्म है, जो एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते हैं, यानी अकेले नहीं होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है एक दूसरे से कंबाइन करते हैं थ्रू आयनिक बॉन्डिंग या कोवलेंट बॉन्डिंग, तो जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं उन कंपाउंड्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और उन कंपाउंड से मेजरली हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स कंपाउंड बना जाते हैं उनमें आ जाती है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा, जो कि मॉलिक्यूलर लेवल की थर्ड लाइन पे शो आउट किए गए हैं। देन हम आ जाते हैं कि मॉलिक्यूल्स की टाइप क्या हैं। बहुत सी मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं, लेकिन इस हमारे जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के सिलेबस में 2 चीज़ों का डिस्कस किया गया है। एक हमारे पास टाइप्स है वेट के लिहाज से और एक टाइप्स है हमारे पास उसकी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक नेचर के लिहाज से। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाइट होता है, जैसे कि प्रोटीन्स, स्टार्च एक्सेट्रा। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये सारा इस पेज में डिस्कस कर दिया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास अब केमिस्ट्री में मैथ में पढ़ कर रहे होंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होती है, इसलिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी 2 तरह के होते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों एक साथ होते हैं, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन एक साथ नहीं होते हैं। देन हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है, बहुत से माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं और उनकी तादाद 100 तक भी जा सकती है। तो एक दूसरे के साथ मिलकर एक साथ यूनिट बनाकर ये हमारे एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। कुछ जो अबंडेंट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो हमारे लास्ट टाइम में दिए गए हैं, जिसमें आ जाता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्सेट्रा। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट लेवल पे, जो कि आ जाता है ऑर्गेनल्स एंड सेल का। हम सब ये जानते हैं कि डिफरेंट यह है इनॉर्मस नंबर्स हैं। बहुत से मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स एक दूसरे को अरेंज करते हैं, पाइल अप करते हैं और एक वे में आ जाते हैं, सेल बना जाते हैं और ऑर्गेनल्स बना जाते हैं। हमारे पास जो सेल्स हैं उनकी 2 टाइप्स पाई जाती हैं। आ जाता है यूनिसेल्युलर और दूसरा आ जाता है मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर नाम से जाहिर हो रहा है कि यूनी है, यूनी मीन्स सिंगल। वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है, सिर्फ सिंगल सेल उनकी बॉडी में होता है, तो वह कहलाते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जिनमें हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं और मोस्टली प्रोटिस्ट आ जाते हैं। देन आ जाता है हमारे पास मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स बहुत ज़्यादा। वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी होती है वो कहलाते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जिनको कहा जाता है। उसमें आ जाते हैं हमारे पास मोस्टली फंजाई आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाती हैं और प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। हमारे पास जो अरेंजमेंट है ऑर्गेनल्स की, वह डिवीजन ऑफ लेबर पे काम करती है, यानी कि हमारे यहाँ काम का बर्डन सिर्फ एक टिश्यू या ऑर्गन पे नहीं डाला जाता है, काम को बांट लिया जाता है ताकि काम आसानी से हो जाए। हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास लिमिटेड नंबर है और टाइप है ऑर्गेनल्स की। डिस्कस करते हैं। हम बता रहे थे कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके पास मल्टीसेल कम तादाद होती है सेल्स की और ऑर्गेनल्स की, और इसके अलावा हमारे पास जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास तादाद ज़्यादा होती है।
अब बता देते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनल्स होता क्या है। सिंपली जो फंक्शन है सेल की, अगर कोई सेल का फंक्शनल कोई सेल्स हैं, अगर कोई खास सेल्स मिलकर एक दूसरे का फंक्शन को अकम्प्लिश करते हैं तो उसे हम ऑर्गेनल्स कहा करेंगे। ऑर्गेनल्स में हमारे पास आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि SCR और RER पर मुश्तमिल होता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास बना देती हैं ऑर्गेनल्स। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेजर डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं और यूकैरियोट्स वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। प्रोकैरियोट्स में सेल में अंदर हमारे पास लिमिटेड नंबर में ऑर्गेनल्स होते हैं, मीन्स के बहुत ज़्यादा नहीं होते क्योंकि इनमें अभी एवोल्यूशन नहीं हुआ होता है। और जा जाती बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स हमारे पास रिच नंबर होते हैं, यानी इनमें एक बहुत बड़ी तादाद हमारे पास ऑर्गेनल्स की पाई जाती है और इनके पास वैरायटी पाई जाती है ऑर्गेनल्स की। जबकि हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें ऑर्गेनल्स की काइंड या उसकी जो वैरायटी नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस हम देख चुके हैं। आगे आ जाती है इसमें कॉमन चीज़ क्या है। इसमें जो एक चीज़ कॉमन है वो सेल वॉल है। यूकैरियोटिक सेल हो जाए या प्रोकैरियोटिक सेल हो जाए, दोनों के अंदर एक सेल वॉल पाई जाती है। अब आ जाता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल बहुत से अगर सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स हैं, इनको हम ऑर्गेनाइज कर दें लूज शीट्स या बंडल्स में, वो एक सा फंक्शन परफॉर्म करें तो वो कहलाएंगे टिश्यू। हर एक टिश्यू का एक प्रॉपर फंक्शन होता है जिससे मैं डिस्कस कर रही हूँ इस पेज के थ्रू आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है मसल टिश्यू। मसल यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल करता है। ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि एक्सक्रीशन में यूज़ किया जाता है। जाइलम टिश्यू जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं और ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के इस्तेमाल में आते हैं। कंडक्टिंग ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है। देन आ जाते हैं हमारे पास फिलोइम टिश्यू। फिलोइम टिश्यू फूड को, शुगर को, प्रोटीन्स को ट्रांसलोकेट करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। ऐसे हमने डिस्कस किया था अगर बहुत से सेल्स जो एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करें, इनको हम सिमिलर वे में बंडल शीट्स में अरेंज कर देते हैं, वो टिश्यू बन जाते हैं। इसी तरीके से अगर बहुत से टिश्यूज़ जिनका फंक्शन एक जैसे है यानी वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें, उन्हें हम असेंबल कर दें एक स्ट्रक्चर में ताकि वो अपना फंक्शन अपनी हाई स्पीड से, हाई एफिशिएंसी से परफॉर्म कर सकें, तो वो बन जाते हैं हमारे पास ऑर्गन। हाँ, जो ऑर्गन है वो एक खास पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल हमारे पास गिवन की गई स्टमक की, जो कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जो कि फूड डाइजेशन में हेल्पफुल करता है। इसके पास दो चीज़ें पाई जाती हैं जो कि सेक्रेटरी एपिथेलियम और म्यूकस टिश्यू। सेक्रेटरी एपिथेलियम ये करता है कि सेक्रेट्स करता है गैस्ट्राइक जूस, और जो कि मस्कुलर टिश्यू है वो क्या करता है कि वॉल की जो स्टमक वॉल्स है उनको कहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो, एंजाइम के साथ थोड़ा मिक्स कर देता है फूड को और फूड को पोस्टीरियर एंड से पहुंचा देता है ताकि उसकी डाइजेशन हो जाए। देन आ जाता है कि हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स है बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होती है। मीन्स कि हमारे पास जो क्वालिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों तरीके से दिया जाता है कि जो ऑर्गन्स है वो सिलेक्टिवली काम करें। अब आ जाती है हमारे पास एग्जाम्पल एनिमल्स की। हमारे पास ये कहा जाता है कि ऑर्गन लेवल है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास लेस डेफिनेट प्लांट्स में एज़ कम्पेयर एनिमल्स, क्योंकि जो प्लांट्स है वो स्टैटिक होते हैं, वो सांस तो ले सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो चल नहीं सकते हैं। ऑर्गन्स हमारे पास आगे जा जाती है, ऑर्गन सिस्टम को डिफाइन कर देते हैं। ऑर्गन सिस्टम अगर एक ऑर्गन अगर बहुत से ऑर्गन से एक सिस्टम के अंडर काम करें और एक फंक्शन को प्रमोट करें तो वो आ जाएंगे ऑर्गन सिस्टम के। जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्गन क्या होता है। हमने प्लांट्स एनिमल्स में देख लिया था कि एनिमल्स में स्टमक हमारे पास एग्जांपल बुक में गिवन और दी गई थी। अब हम डिस्कस करते हैं एनिमल्स के बाद अब प्लांट्स की बारी आ जाती है। ये मैंने बताया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन सिलेक्टिव होती है जो कि क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों होती है। एनिमल्स में जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है वो फॉर मोर तक हमारे पास यानी ये बहुत फास्ट यानी कि हमारे पास ज़्यादा डेवलप हुआ है क्योंकि ये हमारे पास कम्प्लेक्स भी और डिफाइन भी है, यानी कि एनिमल्स ज़्यादा काम करती हैं। प्लांट्स में आ जाती है हमारे पास बुक में 4 चीज़ों की एग्जांपल दी गई कि हमारे पास जो ऑर्गन्स है प्लांट्स के वो आ जाते हैं रूट, शूट, लीव्स एंड फ्लावर्स। रूट्स हम सब जानते हैं जिन्हें जड़ें कहा जाता है, ये प्लांट्स में एंकरिंग करती हैं, प्लांट्स की बेस बनाती हैं, प्लांट्स को सपोर्ट करती हैं। देन आ जाता है शॉर्ट स्टोरेज ऑफ फूड। सिंपली रूट स्टोर फूड करती हैं, यानी कि अगर सोइल से ये पानी को ऑब्जर्व करती हैं और वाटर ट्रांसपरेशन पुल के थ्रू ये इसकी रूट शूट्स तक पहुँचाती हैं। आ जाती है प्रोक्योरिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देन आ जाता है शूट्स। शूट क्या करती है, ये पूरे प्लांट को सपोर्ट करता है। और लीव्स हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी ऑर्गन फॉर फूड स्टोरेज, यानी ये फूड स्टोरेज का काम सर अंजाम देते हैं। और उसके बाद आ जाती हैं फ्लावर्स यानी प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो कि नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करवाते हैं।
देन जो लास्ट 2 लाइन्स में लिखा गया है जो कम्प्लेक्सिटी है ऑर्गन सिस्टम की एनिमल्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, क्योंकि हमारे पास एनिमल्स ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। इसी के थ्रू हमारा ऑर्गन सिस्टम का लेवल कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं कि इंडिविजुअल क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है। बहुत से ऑर्गन्स प्लांट्स में और बहुत से ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स में अगर उनको इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो एक इंडिविजुअल बना देते हैं, एक होल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। जो पूरा एक ऑर्गेनिज्म होता है, होल ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर अपनी इंडिविजुअलिटी के लिहाज से, इंफरादियत के लिहाज से अपने अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। जैसे कि आप अपने माशरे में देखते हैं कि हम दूसरे लोगों से थोड़ी हद तक मुख्तलिफ होते हैं, हम अपनी एक पहचान रखते हैं। यानी कि अगर स्पीशी है उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट करैक्टर्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। हमारे पास जो वेरियस फंक्शंस होती हैं, बहुत से जो प्रोसेसेस होती हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हमारे पास स्टिमुलेटेड होती हैं, कंटिन्यू की जाती हैं। जो हमारे पास एनिमल होते हैं उसमें तमाम सिस्टम्स एक कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए हमारे बुक में एक एग्जाम्पल कोट की गई है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अगर एक पर्सन है जो कि इंगेज है एक्सरसाइज के अंदर, कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज हार्ड है, तो उसके ना सिर्फ मसल्स हार्ड वर्क करेंगे बल्कि इसके रेट जो रेस्पिरेशन यानी स्पीड से वो सांस ले रहे हैं, मीन्स अब जब एक्सरसाइज करते हैं, जब आप वॉक करते हो तो आपकी सांस की जो फूल जाती है, आपकी जो सांस की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है, जो उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन है और उसकी जो हार्ट बीट है दोनों फास्ट हो जाएगी। और इस तरह जब इसकी अगर हार्ट बीट होगी, तेज़ होगी, तो जो मसल्स को ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और मसल का ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन और फूड की जो हमारे पास सप्लाई है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। एनिमल्स में जो कोऑर्डिनेशन है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन पार्ट सेकंड ईयर का 3rd चैप्टर ये हमारे पास बताता है। जबकि प्लांट्स में हमारे पास लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है एक्टिविटीज़ की जो कि हार्मोन्स के थ्रू की जाती है। ऑर्गेनिज्म हमारे पास एक एज एन होल वर्क करता है और एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है और हमारे पास और इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड भी करता है। अब डिस्कस करते हैं, इंडिविजुअल तो कंप्लीट हुआ, आज आ जाती है पॉपुलेशन। वो बहुत से एक ही स्पीशी के बहुत से लोग एक ही जगह पे अगर आप एक ही वक्त में रह रहे हैं तो उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। फर्स्ट 1.5 लाइन जो कि इसकी डेफिनेशन शो करती है, इसमें आ जाती हैं अगर बहुत सी जगह पे रैट्स रह रहे हैं, स्टूडेंट्स हमारी क्लास के आ जाते हैं बायोलॉजी क्लास के, वो हमारे पास पॉपुलेशन शो करेंगे। हमारे पास ह्यूमन पॉपुलेशन आ जाती है सिटी के अंदर। पॉपुलेशन हमारे पास सबसे हाईएस्ट लेवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, देन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म से बड़ा लेवल है हमारे पास पॉपुलेशन का, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं सेम स्पीशीज से इन्वॉल्व है। जो लेवल है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का, उससे कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं जो कि जीन फ्रिक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलर डेंसिटी। इन डेफिनेशंस का हमें सिर्फ नाम याद करने हैं क्योंकि इसकी जो डिटेल है हमारे पास चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन क्लास 2nd ईयर में डिस्प्लेन किया गया है। अब डिस्कस करते हैं कम्युनिटी। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि कम्युनिटी क्या होती है। एक पॉपुलेशन तो ये होती है कि एक स्पीशी के बहुत से लोग एक ही जगह में एक वक्त में मिलकर रह रहे हैं, तो उससे बना दी हमारे पास पॉपुलेशन। और कम्युनिटी के हैं कि बहुत सी पॉपुलेशंस जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, उसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं। अगर एक ही हैबिटेट जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है और वो फिर बना देते हैं हमारे पास कम्युनिटी हमारे पास वो होती है जिसमें एक पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो दूसरी पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर जाती है। इस तरीके से हमारे पास कम्युनिटीज़ की 2 टाइप्स पाई जाती हैं, जिसमें सिंपल आ जाती है 4th लाइन में जो बताया जा रहा है, और कॉम्प्लेक्स आ जाती है। सिंपल कम्युनिटी हमारे पास अगर कोई चेंज होगा तो ड्रेस्टिक होगा, मीन्स के कम लंबे अरसे के लिए होगा, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकते हैं। इस तरीके से हमारे लेवल कंप्लीट हुआ। इसके अलावा प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमर्शियलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन। प्रीडेशन यानी कि ऑर्गेनिज्म प्रे करता है, एक प्रेडेटर होता है और प्रे होता है। यानी आप फूड के लिए, अपने फूड के लिए आप किसी ऑर्गेनिज्म पर अटैक करते हो, उसको किल करते हो, तो सीखेंगे प्रीडेशन। पैरासिटिज्म हमारे पास ये 2nd पेज पे डेफिनेशन है जी पैरासिटिज्म की, पैरासाइट स्टडी है। ये देन आ जाती है कमेंसालिज्म की, 2 ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, सिम्बायोसिस दैट इज कमेंसालिज्म। और म्यूचुअलिज्म भी इस तरीके में आ जाती है। कंपटीशन यानी ह्यूमन सोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है, फूड के लिए होता है, सोर्सेज के लिए वाला भी होता है। अब डिस्कस करते हैं अपने आज के लेक्चर 2nd लेक्चर का 2nd टॉपिक का लास्ट टॉपिक जो कि है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। हम जो हमारा वर्ल्ड है आजकल बहुत साइज़ में बढ़ा है, हम इसको रिप्रोड्यूस करते हैं और रिवॉल्व करें जब से इंसान इस दुनिया पे आया है। हमारे पास हमने सोचा था कि बायोस्फीयर वो होता है कि जब हमारे पास तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर एक दूसरे के साथ रहें, और ये सारा इंटरेक्शन, इस सारे स्फीयर को हम बायोस्फीयर कहते हैं। दोनों सारी चीज़ें मिलाकर दुनिया में जो कुछ लिविंग है, नॉन लिविंग है,
उनको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोम होते हैं कि लार्ज रीजनल कम्युनिटी जो कि डिटरमाइन की जाती है क्लाइमेट के थ्रू। जो होती है हमारे पास बताया जाता है कि जो प्लांट्स है वो डिटरमाइन करते हैं दूसरे काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को। ये हम लोग सेकेंड ईयर का लास्ट चैप्टर है। सब मेजर इकोसिस्टम में अंदर इस इकोसिस्टम को डिफाइन किया गया है। उसमें आ जाता है टुंड्रा, डेजर्ट इकोसिस्टम, दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इस तरह के सिस्टम्स आ जाते हैं। उसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको मुझसे कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर मेरी तरफ से थोड़ा सा अगर हासिल हुआ, इस लेक्चर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो, क्योंकि मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं होगी कि मेरा किसी को फ़ायदा दे रहा है। मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच।